नमस्कार दोस्तों, गर्मियों के दिनों की बात है। भोला के खेतों में इस बार बहुत अधिक तरबूजे ककड़ियां लगी थी। जानवरों से अपने खेतों की रक्षा के लिए उसने खेत के किनारे पर एक झोपड़ी डाल ली। रात के समय भी उसी झोपड़ी में वह सोने लगा। एक रात पड़ोस के गांव में कठपुतलियों का नाच हो रहा था। भोला का भी मन हुआ कि वह कठपुतलियों का नाच देखे, लेकिन जाए तो कैसे जाए। खेत पर किसी के न होने से जानवर खेतों को चर जाएंगे। वह यह सोच ही रहा था कि एक जटाजुटधारी बाबा जी उसे झोपड़ी की तरफ आते हुए दिखाई दिए। यह देखकर भोला खुशी से उछल पड़ा। बाबा को झोपड़ी में बिठाकर बोला, महाराज जी, आप इस कुटिया में आराम करें। तरबूज और खरबूजों से खेत भरा पड़ा है। पेट भर उन्हें खाएं और किसी जानवर को खेत के अंदर न आने दे। आधी रात के बाद मैं वापस लौट आऊंगा। महाराज जी को और क्या चाहिए था। बोले, खुशी से जाओ बेटा, बाबा जी सब देख लेंगे। भोला के चले जाने पर बाबा जी खेत में घुसे। चुन चुन कर मीठे खरबूजे, तरबूज, ककड़ियां पेट भर खाई। इसके बाद चिलम बनाई और झोपड़ी के अंदर खाट पर जा बैठे। घास फूस की वह झोपड़ी अधिक ऊंची न थी। तिनके लटक कर खाट को छू रहे थे। उसके पास ही घास का एक बड़ा सा ढेर भी लगा था। खरबूजों की मिठास और खुशबू ने बाबा जी को मस्त बना दिया था। मस्ती में आकर चिलम के ऊपर आग रखी और जोर से दम लगाया कि हाथ भर लंबी जोत ऊपर लपक उठी। तिनकों ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते धूं धूं करके झोपड़ी जलने लगी। बाबा जी कूदकर बाहर निकलना चाहते थे तो अपनी धोती में उलझकर वहीं गिर पड़े और आग की लपटों में भस्म हो गए। गांव वालों ने जब झोपड़ी से निकलती हुई आग की लपटों को देखा तो वे सब खेत की तरफ भागे। भोला को आवाज लगाई, मगर किसी की आवाज न आ रही थी। सबके तो होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि भोला शायद झोपड़ी के साथ जल गया है। भोला के बड़े भाई ने एक बांस के डंडे से जलती हुई आग को बुरेदा तो उसमें से लाश निकली। यह देखकर गांव वालों में रोवा पिट्टी मच गई। भोला को जला हुआ पाकर गांव के लोग बड़े दुखी हुए। उसके माता पिता, भाई बहन अब छाती पीट पीट कर रोने लगे। फिर तो भोला का अंतिम संस्कार करने के बाद ही वे घर लौटे। रात के तीसरे पहर भोला जब खेतों पर आया तो देखा कि झोपड़ी तो राख बनी पड़ी है। घास का ढेर भी फूक चुका है। उसे बाबा जी पर बड़ा गुस्सा आया। कमबख्त खरबूजे भी खा गया और जाते जाते झोपड़ी में भी आग लगा गया। घर के लोग अब क्या कहेंगे उसे। यही सोचता सोचता वह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने गांव की चौपाल के पास पहुंचा, उसने देखा कि गांव के लोग शोक मुद्रा में चुपचाप बैठे हैं। बीच में हुक्का पड़ा है। लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। वह समझ न सका कि लोग क्यों मौन बैठे हैं। चौपाल के एक किनारे पहुंचकर भोला ने अपने भाई को आवाज दी। देखते ही देखते भोला की आवाज सुनी तो लोग चौंक उठे। एक ने चिलम उठाकर भोला की तरफ दे मारी। भोला अपने कपड़े झाड़ने लगा और सभी लोग भूत भूत कहते हुए भोला की तरफ लाठियां लेकर भागे। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपने पीछे भागते देखा तो भोला तितर की चाल हो लिया। भागकर अपनी जान बचाई बेचारे ने। वह समझ न सका कि लोग क्यों उसे खदेड़ रहे हैं। जाकर अपने खेतों के पास बैठ गया। सूरज उगने के साथ ही गांव का एक धोबी घाट की तरफ जा रहा था कि खेत के पास उसे भोला नजर आया। भोला ने जब धोबी की तरफ देखा तो उससे पूछना चाहा कि आखिर क्या बात है, लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। भोला को अपनी तरफ आते देख धोबी ने अपने कपड़ों की गठरी वहीं डाली और भूत भूत कहता हुआ गांव की तरफ दौड़ पड़ा। भोला अब सोच में पड़ गया कि आखिर बात क्या है, लोगों ने उसे भूत क्यों बना दिया। तभी उसने देखा कि गांव के लोग भाला, लाठियां, जलती हुई लकड़ियां लेकर धोबी के साथ उसी ओर बढ़े आ रहे हैं। यह देखकर भोला भागकर अरहर के खेतों में घुस गया।
कहीं किसी ने अगर भाला फेंक कर मारा तो बेकार में जान गंवानी पड़ेगी। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत बना दिया है। भोला यह सोचने लगा कि रात को ही यहाँ से निकलूंगा और जब भैया चौपाल में अकेले होंगे तभी उन्हें सारी बात बताऊंगा कि भैया मैं भूत नहीं हूँ। जब रात के लगभग 10 बज गए, भोला बेचारा डरते डरते गांव में पहुंचा कि कहीं कोई देख न ले। छिपता छिपाता वह चौपाल के किनारे नीम की ओट में खड़ा हो गया। मौका पाते ही भोला अपने भैया से बोला, भैया डरना नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। यह सुनते ही भैया इतनी जोर से चीखा कि गांव वालों की नींद खुल गई। लोग आकर इकट्ठा हो गए। देखकर भोला भी डर गया। सोचा कि भागने में ही भलाई है। वह तेजी से अपने खेतों की तरफ फिर भागा। गांव के कुत्तों ने दूर तक भोला का पीछा किया, किंतु अरहर के खेत में घुस जाने के कारण उसकी जान बच गई। पूरे गांव में अब डर सा छा गया। लोग परेशान हो गए, आपस में बातें करने लगे। कम वक्त स्वयं तो मरा, दूसरों के लिए भी मुसीबत बन गया। भूत के डर से लोगों ने अपने काम काज छोड़ दिए। ऐसा भूत उन्होंने कभी न देखा था, जो न तो हल जोतने दे न कपड़े धोने दे और रात रात गांव में आकर लोगों को परेशान करे। अगले दिन गांव में कुछ सिपाहियों को लेकर एक थानेदार आ गया। उन्हें एक डाकू की तलाश थी, लेकिन जब वे गांव में पहुंचा तो उसे पता चला कि इस गांव में रात के समय एक भूत भी आता है। तो वह समझ गया कि हो न हो यह भूत वह डाकू ही है जिसकी उन्हें तलाश है। अतः थानेदार ने उसी गांव में अपना डेरा डाल दिया। थानेदार ने गांव वालों को बुलाकर पूछा, वह भूत लोगों को किधर से घेरता है। गांव वालों ने बताया कि वह ज्यादातर अपने खेत के आसपास ही बैठा रहता है, जहां झोपड़ी में भोला जला था। थानेदार मूंछों पर दाव देते हुए बोला, अच्छी बात है, आज रात को हम उसे पकड़ लेंगे, तुम लोग भी हमारे साथ चलना। रात हुई। चारों ओर से जब अंधेरा छा गया तो गांव के लोग थानेदार और सिपाहियों के साथ भोला के खेतों की जगह जा पहुंचे। खेत पर जाकर थानेदार घोड़े से उतर गया। अपनी सुरक्षा के लिए सिपाहियों ने 2 खूंटे जमीन में गाड़कर घोड़े की पिछली दाग उनसे बांध दी ताकि वह कहीं भाग न जाए। जब वे लोग भूत की तलाश करने लगे, भोला अपने खेत के किनारे पर लेटा हुआ था। जब उसने लोगों की आवाजें सुनी तो वह उठ बैठा। सोचा, पता नहीं अब कौन सी आफत आएगी। जी में आया अरहर के खेत में जा छिपे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि कब तक लोगों से छिप छिप कर अपनी जान जोखिम में डालकर जीवित रहेगा। इससे अच्छा है कि खुलकर सामने आया जाए। वह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा, लो मुझे मार डालो, मैं भूत हूँ, जिंदा भूत, आओ मुझे पकड़ो, पकड़ो और मुझे मारो। अंधेरी रात में भोला की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। गांव वालों ने यह सुना तो उनकी हिम्मत टूट गई। वे भाला लाठियां और मसाल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। सिपाहियों में भी भगदड़ मच गई। थानेदार कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े को एड़ लगाई, किंतु घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह गया। यह देखकर तो थानेदार की घिंगी बंध गई। थानेदार ने सोचा कि भूत ने घोड़े के पिछले पांव जकड़ लिए हैं, जिसके कारण घोड़ा भागने में असमर्थ है। थानेदार तो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि भूत ने तो कमाल कर दिया, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ लिया है। अब उससे छुटकारा पाने का बस एक ही उपाय है कि उसकी मनौती की जाए। 13वीं करने के बाद प्रेत आत्माएं शांत हो जाती हैं, ऐसा लोगों का मानना था। शाम को सारे गांव वालों ने मनौती की। टोकरी भर मिठाइयां खेत में रख आए। भोला उस समय अरहर के खेत में छिपा सब सुन रहा था। उसका भाई हाथ जोड़कर जोर जोर से कह रहा था, भैया तू चला गया, लेकिन इस गांव के लोगों को माफ कर दे। इन लोगों ने भला तेरा क्या बिगाड़ा है कि जो तू इन्हें दुख दे रहा है। 13वीं के दिन हम लोग मिलकर तेरी पूजा करेंगे,
तुझे जो चाहिए वह बता दे, लेकिन इस गांव का पीछा छोड़ दे। भोला इन बातों को सुन करके बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा क्यों न 13वीं के दिन में वहां पहले पहुंच जाऊं और जाकर देखूं कि कौन कौन 13वीं में आया है। जो मेहमान उस दिन नहीं आएगा उसी के घर जाकर अपनी विपदा सुनाऊंगा, उसे बताऊंगा मैं भोला हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। मेरी जगह एक बाबा जी उस झोपड़ी में जल गए थे। 13वीं के पहले आधी रात के बाद भोला चौपाल में खड़े एक घने नीम के पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसी नीम की छाया में मृतक के क्रियाक्रम के बाद मेहमानों को भोजन कराया जाने लगा। तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। यह देखकर भोला के मुंह में पानी भर आया, लेकिन वह पेट पकड़कर चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा कि सभी लोग दावत उड़ाने आए हैं, केवल उसकी छोटी लड़की के ससुर नहीं आए। रात को जब सभी सो गए तब वह चुपके से नीम के पेड़ से नीचे उतरा और अपने समधी के गांव जा पहुंचा और अपनी कहानी उसे सुनाई। कहानी सुनकर समधी ने उसकी खूब आव भगत की। खाना खिला पिलाकर अपना तांगा तैयार करवाया और भोला को लेकर सुबह भोला के गांव पहुंचा। उसके माता पिता और गांव वालों ने समधी के साथ जब भोला को देखा तो वे सब हैरान रह गए। समधी ने सारी कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने भोला को गले लगाया और अपनी मूर्खता और जल्दबाजी पर बड़े लज्जित हुए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।